से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने 3 क्लास में कंप्लीट करा दिया है। उतने क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिया है एक्सप्लेनेशन के साथ तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ में आज से हमारी साइंस की क्लासेस पार्ट वाइज होंगी, क्योंकि इसमें हिस्ट्री है, इसमें हिस्ट्री कह रही हूँ, साइंस में आपको पता है कि फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, आपका बायोलॉजी है, फिजिक्स भी बहुत ही ब्रॉड जो है इसमें सिलेबस दिया गया है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को देखना है। तो ये आज के जो भी क्वेश्चंस हैं ये आप बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं एनसीईआरटी एससीईआरटी द्वारा लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं आज की पीडीएफ में जो है आपको इस क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू कराऊंगी। और यहाँ पर तो चलिए आज से हमारी साइंस है, साइंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बिहार स्पेशल एंड कुछ करंट अफेयर ये सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। तो 2-2 3-3 दिन में हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, ना अच्छी लगे तो आप मुझे बताना कि क्या रीजन है और आप क्या चीजें चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ है बीपीएससी के ही एग्जाम में कि जब मटर की प्रतान किसी डोरी के संपर्क में आती है तब वह उसके चारों ओर कुंडलित हो जाती है। यह किस प्रकार की अनुवर्ती अनुक्रिया को दर्शाता है? तो इसे बोलते हैं हम स्पर्शानुवर्तन। ठीक है, अब ये क्या है स्पर्शानुवर्तन, इसका आंसर तो है बट आपको समझना चाहिए कि देखिए क्या होता है। अभी मैं पहले यहाँ पर बता देती हूँ कि क्योंकि पादप प्रकृति में स्थावर होते हैं इसलिए इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए और पर्यावरण में होने वाले तेज बदलाव से निपटने के लिए उन्होंने वृद्धि अनुक्रियाएं विकसित करी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसलिए पादप जो है अपनी वृद्धि को, मतलब पादप का मतलब प्लांट, वो अपनी ग्रोथ को बदलते हैं ताकि वे अधिक अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि कर सकें। और यह जो है प्लांट की जो गति होती है ना उसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब ये स्पर्शानुवर्तन जो ये प्रक्रिया है ये क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हेप्टोट्रोपिज्म। ठीक है, जिसने भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी होंगी उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये हेप्टोट्रोपिज्म क्या है। तो देखो इसमें प्लांट के द्वारा जो है ना फ्रिक्शन के द्वारा उत्पन्न अनुक्रियाएं होती हैं और प्रतान तथा ट्विनर, मतलब ट्विनर इंग्लिश वर्ड है जिसे हिंदी में हम बोलते हैं वल्लरी, इस प्रकार की गति के उदाहरण है। तो ये होता है आपका स्पर्शानुवर्तन हेप्टोट्रोपिज्म। मान लो अगर आपको ये डेफिनेशन ये सारी चीजें नहीं पता है फिर भी आप याद रखना कि जब भी हम जो मटर की प्रतान को किसी डोरी के संपर्क में जैसे ही आती है तो ये वो कुंडलित हो जाती है, मतलब स्पाइरल जैसा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पर्शानुवर्तन। ठीक है, बाकी पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन रहेगा तो आपको यहाँ से मदद मिलेगी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो सबसे पहले केंद्राभिमुखी बल ये होता क्या है, तो देखो एक बल जो एक गोलाकार रास्ते में, मान लो ये गोलाकार रास्ता है, इसमें चलते हुए शरीर पर कार्य करता है और उसे उस केंद्र की ओर निर्देशित किया जाता है जिसके ओर ये घूम रहा है। तो यह बल क्या करेगा, बाहर से जो है, बाहर से ऑब्जेक्ट पर लागू होता है। इस कारण जो है केंद्राभिमुख जो बल है वो एक बाहरी बल है। क्यों? क्योंकि बाहर से लागू हो रहा है, इसी वजह से जो केंद्राभिमुख बल होता है ना वो बाहरी बल है। तो बेसिकली किसके लिए जिम्मेदार है, तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए अब यहाँ पर मैंने ना इसमें कुछ यूनिट्स, इकाई जो मात्रक वगैरह पूछे जाते हैं वो भी रखा हुआ है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन आपके साइंस में इसमें इंक्लूडेड होते हैं और वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। और कुछ जैसे कि मापने वाले यंत्र, वो सारी चीजें भी इसमें शामिल होंगी। जैसे कि यूडोमीटर होता है, इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, तो बरसात की मात्रा नापने हेतु। वैसे ही हम बैरोमीटर का भी प्रयोग करते हैं, किसके मापन में करते हैं, तो वायुमंडलीय दबाव। और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम करते हैं बैरोमीटर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब मैंने आपको बोला था ना कि मात्रा जो है वो सारी चीजें बहुत पूछी जाती हैं। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, हम इसको बोलते हैं वॉट। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह नोट मत करना क्योंकि समय बहुत कम है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो आपके रिवीजन में काफी आसानी होगी। ठीक है, बस संभाल के रखना। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वो है वॉट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे मात्राएं अभी इसमें होंगी। वैसे विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है, तो वो है वोल्ट। विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो आपको पता है एम्पियर। और ये सारे फिजिक्स वाले भी क्वेश्चंस हैं और कई बार पूछा जाता है। ये विद्युत धारा की इकाई अभी आपका जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था बीपीएससी का उसमें भी पूछा गया है कि क्या है, तो वो है एम्पियर है। और विद्युत विभवांतर थोड़ा सा डिफरेंस है इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर विभवांतर अगर पूछा तो वोल्ट होगा और धारा अगर पूछेगा तो एम्पियर होगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और ओम का मात्रक क्या है, तो वो है प्रतिरोध। चलिए चलिए
अब मैंने अभी आपको विद्युत धारा की इकाई बताई थी ना, एम्पियर। तो अब विद्युत धारा को हम किस उपकरण से मापते हैं, ये बताइए। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। तो हम इसको किस उपकरण से मापते हैं, अमीटर। ठीक है। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो वो ओम है। अभी मैंने आपको यहाँ पर देखो ओम से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चन किया था, ये देखिए ओम मात्रक है किसका, प्रतिरोध का। ठीक है। घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना। अगर विद्युत प्रतिरोध से कुछ भी क्वेश्चन आता है और वो आपसे पूछेगा इसकी इकाई क्या है, ओम है, या फिर ओम का मात्रक पूछेगा तो प्रतिरोध है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब ये तो भाई प्रकाश वर्ष मात्रक, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ना पूछे। ठीक है। ये तो यूपी टेट में आपका अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स में, बीपीएससी में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। और ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को। ठीक है। यह खगोलीय दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, जो कि बहुत लंबी दूरी है और ये सबसे लंबी दूरी है। ठीक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक। आपको यहाँ पर मैं क्वेश्चन तो 50 लेकर आई हूँ नंबर वाइज में, बट उसके नीचे के जो एक्सप्लेनेशन होते हैं ना, यहाँ से खुद क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 100+ क्वेश्चन ही है। तो प्रकाश वर्ष मात्रक याद रखिएगा। और किसे कहते हैं, एक वर्ष में तय की गई दूरी को, इसका मात्रक है दूरी। ठीक है। चलिए, तापक्रम की एसआई इकाई, देखो एसआई इकाई वगैरह बहुत पूछता है तो याद रखिएगा केल्विन है। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको केल्विन बोलते हैं। तो तापक्रम की एसआई इकाई क्या है, वो है हमारा केल्विन। अगला क्वेश्चन देखो, किलोवाट घंटा मात्रक है किसका है, तो ऊर्जा का है। तो किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। फर्मी किसका मात्रक है, तो लंबाई का है। और समुद्री दूरी को हम किससे मापते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि हम लोग वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछ रहे थे, वर्षा को नापने के यंत्र, उसी तरीके से समुद्री दूरी को किससे मापते हैं, को मापा जाता है नॉटिकल मील में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक, और यहाँ पर आपको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली आपसे क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि बल का मात्रक आपसे एमकेएस पद्धति में पूछेगा तो न्यूटन है। एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या है, वो है आपका तरंग दैर्ध्य, और ये कई बार पूछा गया है कि एंगस्ट्रॉम की इकाई क्या है, तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति को किसमें नापते हैं, तो हम नापते हैं हर्ट्ज में। ठीक है। फ्रीक्वेंसी, हम फ्रीक्वेंसी को किसमें नापते हैं, हर्ट्ज में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। देखिए, फुटबॉल के खेल में गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को, आपने देखा होगा ना कि जब वो ऐसे अपने हाथों को पहले वो पीछे की ओर खींचते हैं, तो यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है, बस से ट्रेवल हम करते ही हैं, और अचानक दाएं ओर एक तो तेज मोड़ लेती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही सडनली जो है दाएं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में जितने लोग भी बैठे होते हैं वो सब दाएं की ओर नहीं बाएं की ओर झुक जाते हैं, झुकेंगे। ठीक है। हल्का सा ऐसे हम झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जब बस चल रही है और जब वो अचानक से दाएं मोड़ लेती है तो बस में बैठे हुए यात्री किस तरफ झुकेंगे, तो ध्यान रखिएगा वो झुकेंगे बाईं ओर। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, तो ये ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले ये सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ जो स्ट्रिंग है उसकी आवृत्ति। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आघात और जो प्रत्याघात है इसके बल जो है हमेशा समान, और कुछ भी ऑप्शन में लिखा रहेगा। ये भी हो सकता है कि हमेशा असमान होते हैं, फिर हमेशा जो एक ही दिशा में होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो बल हैं, ये जो है आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए,
कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी की सतह होती है, उस पे कीड़े जो है ऐसे टहल रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। ओके, तो जो कीड़े हैं वो पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं पानी का जो सरफेस टेंशन है उसी की वजह से। और यहाँ पर देखिए, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सरफेस टेंशन वाला क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा है। तो आखिर में ये सरफेस टेंशन होता क्या है, तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि ये क्यों ऐसे घूम रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं कि ये क्या है हमारा सरफेस टेंशन। तो देखो, सरफेस टेंशन किसी द्रव का वह एक स्पेशल क्वालिटी होती है ना, जिसके कारण उनका जो मुक्त पृष्ठ एक खिंची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। द्रव के इसी गुण धर्म को पृष्ठ तनाव कहते हैं और कुछ कीड़े जल की सतह पर इसी वजह से चल पाते हैं। और इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, तो अब आपको सरफेस टेंशन समझ में आ चुका है कि क्या होता है हमारा पृष्ठ तनाव। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं, आपने देखा होगा कि वो छोटी छोटी गोल गोल ऐसे जो है नीचे गिरती हैं, आपने देखा होगा। आखिर में ऐसा क्यों होता है? वर्षा की बूंद उसके गोलाकार होने का कारण क्या है? तो वो भी हमारा सरफेस टेंशन ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम, बहुत हमारे घर में हम लोग दूध से क्रीम जो है अलग करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसे हम अलग करते हैं उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपको पता है हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इस प्रोसेस हम क्या करते हैं, ऐसे गोल गोल ऐसे घुमाता है दूध से क्रीम को, इसी प्रोसेस से हम अलग करते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं कि आखिर में ये अपकेंद्रीकरण जैसे हिंदी में बोलते हैं, ये क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये देखिए, अपकेंद्री बल का प्रयोग करके कणों को एक दूसरे से अलग करने को अपकेंद्रण कहते हैं। यदि किसी वस्तु को, अभी मैंने आपको बोला ना, गोल गोल घुमाया जाए तो उसमें एक ना फोर्स जो है वो उत्पन्न हो जाता है और वो क्या करेगा ना, उसको बाहर की ओर फेंकता है। इसी को हम बोलते हैं अपकेंद्री बल। तभी तो हम लोग दूध से क्रीम को, आपने देखा होगा, अलग कर लेते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं और वो उसको बाहर की ओर फेंकता है। किसी पत्थर या अन्य भारी वस्तु को एक रस्सी से बांधकर गोल घुमाने की गतिविधि करके भी हम अपकेंद्री बल को समझाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि आप किसी स्टोन को ले लो या कोई भारी वस्तु और आप इमेजिन करिए कि आपने उसको रस्सी से बांध दिया है और आप इसको ऐसे घुमाएंगे ना तो गोल गोल घूमने लगता है। तो इसी को बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। ठीक है, जैसे कि एक बार मैं आपको समझाऊं, ये मैंने ले लिया रस्सी, अब मैंने यहाँ पे एक पत्थर से इसे बांध दिया, अब मैं ये भारी हो जाएगा, अब मैं इसको घुमाऊंगी ना तो ये गोल गोल ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो यही होता है, दूध से क्रीम को अपकेंद्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चलती बस में जब चालक, आपने कई बार देखा होगा ना कि हम लोग आराम से मस्त ऐसे गाने वाने सुन रहे हैं और अचानक से ड्राइवर ने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दिया। तो यात्रियां क्या करते हैं, वो आगे धक्का लगता है, मतलब आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं। ऐसे कई लोग तो खड़े होते हैं या कुछ ऐसे बस बैठे होते हैं, वो गिरने भी लगते हैं आगे की तरफ। तो ये ऐसा क्यों होता है, हम इसको किस तरीके से समझा सकते हैं? तो वो है न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है, तो जब भी आप बस में बैठे और ब्रेक लगे और जब आप यात्री, आपने देखा हो कि आप आगे की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर धक्का लगता है, तो ये है हमारा न्यूटन की गति का पहला नियम। अब ये क्या है न्यूटन की गति का पहला नियम, वो आपको समझना होगा। देखो, इसका पहला नियम क्या है कि इसको पहला नियम बोला गया है, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में, देखो हम लोग चुपचाप बैठे रहते हैं अपनी विरामावस्था में, तो ये बता रहा है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने हेतु विवश नहीं करता। इसी को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। बस आराम से चल रहा है, अपनी विरामावस्था में हम लोग आराम से बैठे हुए हैं, अब अचानक से जैसे ही उसमें कोई बाह्य बल लगाया गया तो हम क्या करेंगे, आगे की ओर जो है धक्का लगता है। तो ये है न्यूटन की गति का पहला नियम और इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। और ये सारे एक्सपेरिमेंट तो आपने किया भी होगा क्लास में, बहुत बार हम लोग ये पानी के बीकर वाला भी किए हुए हैं। जैसे कि पानी के बीकर में आप ये, जैसे कि आपने देखा, एक मिनट, ये रहा, ये हमारा हो गया पानी का जो है बीकर। अब इसमें मैंने क्या किया, एक बर्फ का ऐसे टुकड़ा इसमें डाला तो वो तैर रहा है। और जैसे धीरे धीरे क्या होगा, पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा, पानी का जो स्तर है
वो क्या बढ़ेगा या फिर घटेगा या सेम वैसा ही रहेगा। तो आप ये कर भी सकते हैं, जैसे आप बर्फ का एक टुकड़ा डालेंगे वो तैरेगा और वो धीरे धीरे जो है बर्फ पिघल जाती है, फिर भी पानी का स्तर जो लेवल होता है वो सेम रहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शंस में पता है आपको क्या मिलेंगे? ये तो चलो वन लाइनर में निकाल लाई हूं तो इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। लिखा रहेगा पानी का स्तर बढ़ जाएगा, पानी का स्तर घट जाएगा, पानी का स्तर सेम रहेगा कुछ, ठीक है। लास्ट में लिखा रहेगा उपयुक्त सभी, तो कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिए पानी का स्तर वही रहेगा। बल जो है फोर्स, वो किसका गुणनफल है? तो ध्यान रखिएगा मास एंड त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और टेंशन बिल्कुल मत लेना, जो लोग मेरे से कमेंट करते हैं पीडीएफ कब मिलेगी, मैं डेली पीडीएफ आपको भेज देती हूँ अपने टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम को देख लेना, वहां पर फाइल वाले सेक्शन में सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और ऑप्शंस में रहते हैं कि वो शून्य अगर हो गया तो वो चलेगी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई गतिशील वस्तु है, उस पर जितने भी बल लग रहे हैं उनका सभी का योग अगर जो है शून्य हो जाए तो भी वह वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी। तो इसका राइट आंसर है ये, और ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। अगला क्वेश्चन देखो, दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व होता है, कितना होता है? तो वो भी होता है आपका शून्य। तो ये भी ध्यान रखना कि दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व कितना होता है? शून्य होता है। अब ये क्या है भाई दंड चुंबक के केंद्र, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो दंड चुंबक के केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना वो शून्य होता है। केंद्र के पास की क्षेत्र रेखाएं दंड चुंबक के समानांतर होती हैं। क्षेत्र रेखाओं का घनत्व दंड चुंबकों के ध्रुवों पर अधिकतम होता है और केंद्र में होता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण शून्य है, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि कितनी होती है? तो वो होती है 2 सेकंड। ऑप्शन में था 2, 3, 4, 5, इस तरीके के ऑप्शंस आते हैं, तो याद रखिएगा समय अवधि होगी 2 सेकंड, ठीक है। चलिए, और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है ये कहने के लिए एक क्वेश्चन है, बट यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछा गया है बीपीएससी में, ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है ताकि आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि यस ये सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले तो याद रखना कि मानव कान का श्रव्य आवृत्ति मतलब हम कितना सुन सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत तेज लाउड स्पीकर कहीं पे कुछ बन रहा है और हमको एकदम शुन ऐसे करके कुछ आवाज आती है, ऐसा लगता है कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, उससे आगे तो आप सुन भी नहीं सकते। तो कितना आप सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। और ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है ना कि प्लीज इसको याद कर लो, कई बार पूछा गया है। अब यहाँ से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहला देखो कि एक मानव के लिए औसत श्रवण सीमा मतलब हम कितना सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। और श्रवण प्रक्रिया की सहायता के लिए 3 मांसपेशियों का उपयोग करती है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई क्या है? तो हर्ट्ज है, पूछा गया है। औसत वयस्कों में ऊपरी सीमा अक्सर 15 से 17 किलो हर्ट्ज के करीब होती है, ठीक है। तो हम कितना सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। लेकिन कितना हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप 20 हर्ट्ज से नीचे जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, 20,000 हर्ट्ज से आप ऊपर जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं अपश्रव्य आवृत्ति, और जो 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की आवृत्ति होती है उसको कहते हैं पराश्रव्य आवृत्ति, ठीक है। ध्वनि तरंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया ये दोनों, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, और आवृत्ति को 1 सेकंड में होने वाली तरंग चक्रों की संख्या के रूप में परिभाषित करता है। बेसिकली आपको याद रखना है कि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? ध्वनि तरंगे ही होती हैं। ध्वनि तरंगों के प्रकार जिनकी आवृत्तियां मानव श्रवण की श्रव्य सीमा से कम होती हैं अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। मान लो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकते हैं, तो नीचे वाला तो हम ऑब्वियस ही बात है ना नहीं सुन पाएंगे। तो वही लिखा हुआ है कि जिनकी सीमा जो है इसे कम होती है मानव श्रवण की श्रव्य सीमा से, उसे हम बोलते हैं अपश्रव्य, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे इस क्वेश्चंस में वो सारा मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ध्वनि मतलब जो साउंड है वो एयर में प्रवेश कर जाए
तब किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी। भले से जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो एयर में चली गई, एंटर हो गई, फिर भी उसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला था, ये अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है, ध्वनि तरंगे, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसलिए मैंने दोबारा से यहाँ पर नोट किया है कि देखूं आपको याद है या नहीं। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण क्या है, वो है ध्वनि तरंग। अब ये क्या है जो मैंने दोबारा से नोट किया है, पूछा गया है कि जो अनुदैर्ध्य तरंगों में कण के माध्यम में जो वाइब्रेशन होता है ना, कंपन की दिशा, वो तरंग के प्रसार के समानांतर होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों में कण तरंग के प्रसारण की दिशा की रेखा में कंपन कर ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में कणों की गति आमतौर पर ऊर्जा की गति के समानांतर होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में कार्य करती हैं, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अनुदैर्ध्य तरंगों का, वो है ध्वनि तरंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें ये आपने अनुदैर्ध्य पढ़ा, बट हमारा अनुप्रस्थ भी तो होता है, वो भी तो पूछेगा आपसे कि अनुदैर्ध्य तरंगों का चलो एग्जाम्पल ध्वनि है, बट अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल क्या है, ये बताओ। तो देखो यहाँ पर ध आधा दिख रहा है, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ ताकि आपको कभी भूले ना, ये ध, तो आप इससे याद रखना कि जब भी अनुदैर्ध्य पूछेगा उसका संबंध होगा ध्वनि तरंग से। अब ये अनुप्रस्थ क्या है ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ये पूछा हुआ है, देखिए अनुप्रस्थ तरंगों में कण तरंग के प्रसार की दिशा में लंबवत कंपन करने के अनुदैर्ध्य में समानांतर था, इसमें लंबवत है। ठीक है, लंबवत कंपन करके ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित करते हैं। एक अनुप्रस्थ तरंग में कण उस दिशा में लंबवत विस्थापित होते हैं जिस दिशा में तरंग चलती है। रेडियो तरंगे, जल तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के कुछ उदाहरण है, और यहाँ पर आपको दिखेगा एक डोरी में उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा कि किसका कौन सा एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे की क्या है, तो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक तरंगे। ठीक है, अब ये जो एमआरआई होता है, तो इस मशीन में किस प्रकार की जो वेव्स तरंग होती हैं उसका हम यूज करते हैं, किस टाइप का जो तरंग है उसका हम इसमें उपयोग करते हैं, उसे बोलते हैं चुंबकीय तरंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि चित्रण सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, तो वो है पराध्वनिक तरंगे। याद रखिएगा कि जो ध्वनि चित्रण है हम उसमें पराध्वनिक तरंगों का यूज करते हैं। ध्वनि संचरण किसमें नहीं करती है, तो वो है निर्वात। और ये वैक्यूम वाला क्वेश्चन इतनी बार पूछा है कि ध्वनि संचरण नहीं कर सकती है किसमें, तो वो है हमारा निर्वात। ठीक है, चलिए बिजली की मोटर परिवर्तित करती है क्या, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन पूछा है कि जो बिजली का मोटर होता है ना वो किसमें चेंज करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। क्लोरोफिल आपको पता ही है सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है, तो जो क्लोरोफिल है वो सूर्य के प्रकाश के तरंगदैर्ध्य को किसमें, तो वो है हमारा लाल और नीला, इसको अवशोषित करता है। अब ये क्लोरोफिल क्या है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मैंने सोचा यहाँ पर नोट डाउन कर दूं। तो सबसे पहले तो कलर याद रखना कि ये किस प्रकार का, लाल और नीला को अवशोषित करता है। हरे पौधों में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला वर्णक उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, ये हरे पौधों में बहुत ज्यादा पाए जाने वाला वर्णक है। साथ में यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्रों में सबसे अधिक कुशलता से अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश में हरे प्रकाश सहित लाल से नीले स्पेक्ट्रम तक प्रकाश का एक बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, इसी वजह से ये लाल और नीला को अवशोषित करता है। ठीक है, चलिए, और ये बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में पूछा हुआ है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा जो कलर है ना वो सबसे ज्यादा झुकता है, मतलब वो अब्जॉर्व जाता है एक तरीके से, तो वो है हमारा वॉयलेट, बैगनी। जब प्रकाश को एक प्रिज्म के माध्यम से फैलाया जाता है तो बैगनी, जो हमारा बैगनी रंग है वो अधिकतम विचलन दर्शाता है। बैगनी जो है प्रकाश में माध्यम से यात्रा करते समय अधिकतम अपवर्तक सूचकांक और सबसे कम गति होता है, तो सबसे ज्यादा जो वर्ण झुकता है वो है हमारा वॉयलेट, बैगनी। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले कुछ एग्जांपल्स, जिसको हम कुल आंतरिक परावर्तन भी बोलते हैं, कई बार पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जिसे हम बोलते हैं आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कि ऑप्टिकल फाइबर की सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखो ये होता है एक उच्च अपवर्तक सूचकांक के माध्यम से प्रकाश का कुल परावर्तन इसके माध्यम में वापस
करने के लिए एक क्रांति कोण से अधिक कोण पर कुल आंतरिक परावर्तन के रूप में जाना जाता है। यह हमेशा तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है तो ये भी देख लीजिए। देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, यह ग्लास और प्लास्टिक से बना एक बहुत पतला फाइबर है जिसकी त्रिज्या माइक्रोमीटर में 10 से 6 मीटर के क्रम की होती है और यह कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपका डेफिनेशन भी क्लियर, साथ में क्वेश्चन का आंसर भी आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारे आपने देखा होगा रात में बहुत टिमटिमाते हैं, क्यों? इसका रीजन है पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, इसीलिए तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। अब एक मृग मरीचिका बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये मृग मरीचिका क्या होता है। सबसे पहले मृग मरीचिका क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, तो वो है वही आपका फिर से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब भाई देख लो ये मृग मरीचिका जैसा शब्द क्या है, तो देखिए इसको क्या कहते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मियों की दोपहर में यात्रियों को सड़क पर कुछ दूर पर पानी होने का भ्रम हो जाता है, इसी को बोलते हैं मृग मरीचिका। ऐसा लगता है कि यार कई बार देखा होगा हम रास्ते में जाते हैं और हमें लगता है कि यार आगे लग रहा है कि पानी है, बट पानी होता नहीं है। ये जो भ्रम है ना, वही है हमारा मृग मरीचिका। दोपहर में सड़क जो है अधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण धरती के पास हवा की गर्म परतें विरल हो जाती हैं, किंतु ऊपर की परतें ठंडी होने के कारण उसको वो ऐसा हमें महसूस होने लगता है कि पानी है, बट पानी होता नहीं है। और इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। और ये होने का रीजन क्या है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को कंफ्यूजन होगा कि भाई ये मृग मरीचिका क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होगी किसमें होगी, लाल प्रकाश में। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, आपको पता ही होगा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। फिर हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को जैसे वो गृहीत करते हैं और इसका उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों को ऑक्सीजन और ऊर्जा से समृद्ध कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए। फोटोसिंथेसिस ही तो एक प्रोसेस है ना, जिसमें प्लांट्स जो है अपना भोजन जो है वो बनाते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन बनाने में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण से ग्लूकोज बनता है। तो ये भी सारी चीजें याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सबसे अधिक होगी लाल प्रकाश में। चलिए अगला क्वेश्चन। अब पता तो चली गया कि क्लोरोफिल जो है ऊपर जो मैंने आपको बताया। अब क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु क्या है, तो वो है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पाए जाने वाला जो धातु होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम, मतलब Mg। ठीक है, और ये मैग्नीशियम जो है ना पत्तियों को उनका हरा रंग देता है। क्वेश्चन पूछता है कि पत्तियां जो है हरी होती हैं क्यों, मैग्नीशियम की वजह से। पौधों में मैग्नीशियम एंजाइमों में स्थित होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया कि क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु क्या है और इसका काम क्या है। चलिए, हम सब की जो आंखें होती हैं इस किसी वस्तु की छवि, मतलब जो किसी चीज को हम देखते हैं तो उसका जो इमेज होता है वो किस पर बनता है, बताइए, रेटिना पर बनता है। ठीक है, और यहाँ पर आईज के कुछ पार्ट्स भी हैं जिसके कार्य आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, किसी भी वस्तु को आप देखते हो ना तो जो उसकी इमेज बन रही है आपकी आंखों में वो बनती है रेटिना पर। अब कॉर्निया भी होता है हमारे आई का पार्ट। तो कॉर्निया क्या है, देखिए कॉर्निया जो होती है ना वो आंख का बाहरी पारदर्शी हिस्सा होता है जो आंखों को बाहरी घटकों से बचाता है, मतलब एकदम आउटर मोस्ट जो लेयर है। आंख की पुतली प्यूपिल को नियंत्रित करता है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आंख की हमारी पुतली है आंखों को अलग रंग देता है, जैसे कि किसी की भूरी आंख होती है या फिर किसी के ब्लू आईज। ठीक है, तो वास्तव में नेत्र पटल का रंग है। नेत्र लेंस एक गोलाकार लेंस है जो नेत्र पटल पर वस्तु की छवि बनाता है। नेत्र पटल एक स्क्रीन है जो दृष्टि परख तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को सूचना भेजता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आई लेंस की जो फोकल लंबाई होती है वो रोमक मांसपेशियों द्वारा बनाई जाती है। यह आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए खुद को खींचकर फोकल लंबाई को कम करता है और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए फोकल लंबाई बढ़ाने के लिए शिथिल करता है। तो ये बेसिकली मैंने आई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रेगिस्तान में गर्मी दोपहरी में मरीचिका किस कारण से दिखाई देता है। अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भूलेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और मरीचिका क्या है आपको पता ही है कि आप बाहर निकलेंगे आपको लगेगा कि आगे पानी होने का आपको भ्रम होता है, यही है मरीचिका।
ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि रेगिस्तान में गर्मी दोपहरी में मरीचिका दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी रीजन की वजह से हीरा जो होता है डायमंड, इसकी चमक का कारण क्या है, तो वो भी हमारा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है, ये पार्ट वाइज में है क्योंकि बहुत क्वेश्चन है साइंस के। सॉरी, बार बार मैं हिस्ट्री बोल रही हूँ, इसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो अभी तो आपका बहुत ज्यादा पूरा केमिस्ट्री बाकी है, पूरा बायो बाकी है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। और ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। और कमाल की बात तो ये थी कि उन्होंने जो ए ऑप्शन लिखा था, एक मिनट देखिए, बी सी डी और ई, तो उन्होंने क्या किया, ए में लिखा, कलर चेंज कर दूं, 8 मिनट, बी में लिखा 7 मिनट, सी में लिखा 6 और यहाँ लिख दिया 5 मिनट और ई में लिख दिया कोई नहीं। तो पता है ऑप्शंस कोई नहीं वाला था, क्योंकि 8 मिनट करेक्ट नहीं होता है ना, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। ये मैंने आपको कहानी क्यों बताई, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि अरे 8 मिनट तो दिया ही है ना, चलो लगा दो। नहीं भाई, ई ऑप्शन भी दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं, आप उसे भी टिक कर सकते हैं। गलत आंसर मत लगा देना, क्योंकि आपको पूरा एक्यूरेट नंबर पता होना चाहिए कि सूर्य का जो प्रकाश है वो अर्थ पे पहुंचता है कितने में, तो 8 मिनट में, 8 मिनट और 16.6 सेकेंड में। ठीक है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, नाभिकीय संलयन वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है ना, वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, वो नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का छोटा नाभिक हीलियम परमाणु में फ्यूज हो जाता है।